आपको ज्ञानेश कुमार और उनकी अगुवाई वाले चुनाव आयोग पर भरोसा है? चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश कर रहा है। जैसे पन्ना प्रमुख जो एक थियरी थी गुजरात मॉडल की, क्या उसको अब इसको स्थापित करने की कोशिश हो रही है? आज तो लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी शिष्टाचार है। संसाधन कहाँ से आएंगे पार्टियों के पास? समझदारों के लिए इशारा काफी होता है। एक अदृश्य तीसरी ताकत है। पूरे देश में अगर नारा गूंज रहा है कि वोट चोर गद्दी चोर, संसाधन कहाँ से आ रहे हैं? अब ये तो सवाल है, तो पूरा बिहार पूछ रहा है, पूरा हिंदुस्तान पूछ रहा है। और 3 महीने में 3 बार चुनाव आयोग को पीछे हटना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज की साझा पेशकश। बिहार की जो जंग है वो अब शुरू हो चुकी है। कानूनी लड़ाइयों के बाद अब एक तरीके से स्थिति ऐसी हो गई है कि विपक्ष को अब चुनावी मैदान में जाना होगा। उससे पहले हमारे साथ आज दीपांकर भट्टाचार्य जी हैं और आप जानते हैं कि जिस तरीके से CPI-ML लिबरेशन ने लड़ाई लड़ी है, कोर्ट में हो या फिर सड़कों पर, वो अपने आप में अब बिहार में एक तरीके से बड़ी राजनीतिक फोर्स है और कई सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब दीपांकर भट्टाचार्य जी से बहुत अच्छे तरीके से मिल सकता है और ये समझने में मदद मिलेगी कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है। संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल है और उन सवालों के बीच चुनाव होना है। स्वागत है सर आपका और समझने के लिए। आजकल की जो स्थिति है इस देश की, उसमें बातें तो बहुत सारी हो रही हैं। कुछ लोग चुनाव आयोग के साथ हैं, कुछ लोग विपक्ष के साथ हैं, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं और जवाब मिल नहीं रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब आप राजनीति में आए तो क्या आपने सोचा था कि एक दिन आपको सिर्फ राजनीतिक तौर पर गरीबों, वंचितों और माइनॉरिटी के लिए लड़ने के सिवा संवैधानिक संस्थाओं से भी लड़ना होगा? और इस तरह का तो नहीं सोचा था, लेकिन हम लोग जब आए तो हमें शुरू से ही लेकिन गरीबों के वोटिंग राइट के लिए लड़ना था। उस समय चुनाव आयोग को लेकर के बहुत बड़ा सवाल था। मतदाता सूची में शायद लोगों के नाम चढ़ भी जाते थे, लेकिन वोट डालना बड़ा मुश्किल था और बूथ कब्जा होता था, सावंती ताकत का दबदबा था। और 1985 तक तो हम लोग चुनाव ही नहीं लड़ते थे। जब हमने लड़ना शुरू किया चुनाव, 89 का लोकसभा चुनाव, जब BBC प्रधानमंत्री बने, तो हम लोग का पहला चुनाव था और पहले ही चुनाव में हम लोग आरा से लोकसभा की सीट भी जीते थे। और उस चुनाव में वोट डालने के लिए लोगों को बहुत कीमत चुकानी पड़ी थी, एक बड़ा जनसंहार उसी दिन चुनाव के दिन शाम। इसलिए वोट के लिए लड़ना पड़ेगा, ये बात तो शुरू से ही हम लोग सामने साफ था। लेकिन देश में ऐसा दौर जो 2014 के बाद से आया है, ऐसा दौर देखने को मिलेगा, ये तो मेरे ख्याल से शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। इस तरह से ऐसी स्थिति होगी कि संविधान को लेके, लोकतंत्र को लेके, देश की पूरी आज़ादी के इतिहास, उसकी विरासत को लेकर के इतनी बड़ी आशंका पैदा हो जाएगी देश में। ऐसे तो मेरे ख्याल से नहीं सोचा था लोगों ने। क्या आज की स्थिति में मैं आपसे पूछूं कि आपको ज्ञानेश कुमार और उनकी अगुवाई वाले चुनाव आयोग पर भरोसा है? नहीं, मेरे ख्याल से इस चुनाव आयोग को लेकर तो भरोसा तो नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग भरोसा तो देखिए संविधान पर भरोसा है। लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन किसी पर भरोसा तो आंख मुख पर नहीं किया जा सकता, काम से ही भरोसा बनता है। तो भरोसेमंद तरीके से ये जो चुनाव आयोग है, गणेश कुमार की जो टीम है, ये टीम बिल्कुल नहीं काम कर रही है। जितने सवाल आ रहे हैं उन कोई भी सवाल का जवाब सही ढंग से नहीं मिल रहा है और मेरे ख्याल से जो चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश कर रहा है। जो बिहार में अभी SIR है और SIR में सही है, गलत है, हर बात पे कि BLA क्या कर रहा है, BLO क्या कर रहा है। तो अब BLA और BLO के आड़ में अगर चुनाव आयोग छुपने की कोशिश करे, जबकि चुनाव आयोग की ही जिम्मेदारी है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट भाई एक साफ सुथरी मतदाता सूची बने, एक भरोसेमंद पारदर्शी प्रक्रिया से चीज़ें हो, तो मेरे ख्याल से जो चुनाव आयोग अगर भागने लगेगा अपनी जिम्मेदारियों से, उस पर भरोसा कैसे होगा? आपसे बात ये है कि जो BLA और BLO वाली बात है, बूथ लेवल एजेंट की अगर बात करें तो बिहार में जिस तरीके से इसको स्थापित करने की एक सांस्थानिक तौर पर कोशिश हुई है, मुझे बताइए, हमारे दर्शकों को जरा बताइए कि क्या बूथ लेवल एजेंट कोई पहले परमानेंट पार्टियों के पास ऐसी कोई एक
एंटिटी आप कह लीजिए या फिर कार्यकर्ता कह लीजिए परमानेंट होता था, जो इस तरीके का काम करता था, क्या ये अब इसको, जैसे पन्ना प्रमुख जो एक थियरी थी गुजरात मॉडल की, क्या उसको अब इसको स्थापित करने की कोशिश हो रही है? लगता है। वैसे तो बीएलए मेरे ख्याल से रिकॉग्नाइज पार्टी को ही अधिकार है बीएलए अपॉइंट करने का, और हम लोगों को स्टेट लेवल रिकॉग्निशन अभी 2020 के चुनाव के बाद मिला। इससे पहले भी एक राउंड हम लोगों को रिकॉग्निशन था 2005 के फरवरी चुनाव के बाद, और मुझे याद नहीं है कि उस दौर में कोई बीएलए की चर्चा उस तरह से होती थी। ये पहली बार हम लोग देख रहे हैं। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में भी चुनाव आयोग ने कहा कि बीएलए क्या कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई कि वे बीएलए क्या कर रहा है। एक तरह से पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर का नेतृत्व है एक पूरी पार्टी, तो पूरी पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर, जबकि एक बीएलए सिर्फ एक बूथ में मतदाता सूची देखने का काम उस बीएलए का है, लेकिन बीएलए को ही सब कुछ मान लेने की एक कोशिश है चुनाव आयोग की ओर से, और इसके आड़ में भागने की। तो ये तो पहले नहीं था, लेकिन हम लोगों ने जो भी हमको बीएलए करीब चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के मुताबिक 1500 बीएलए हमारे, जबकि हम लोगों ने कम से कम 4000 बीएलए का अपॉइंट किया। आप देखेंगे कि बिहार सीईओ जो है वो मानते हैं कि 3000 से ऊपर माले के बीएलए हैं अप्रूव्ड। कुछ बीएलए के बारे में उन्होंने कह रखा कि पेंडिंग, लेकिन 1500 बीएलए जो रिकॉर्डेड है उनके आधार पर भी सबसे ज़्यादा जो भी शिकायत दर्ज करने का काम है माले के बीएलए ने किया है, करीब 118 हम लोगों ने किया है। तो कोशिश हम लोग करेंगे कि बीएलए के पास अधिकार है। ये सवाल इसलिए भी मैं कर रहा हूँ क्योंकि अब ऑल ओवर इंडिया जो है एसआईआर की बात हो रही है, तो जो बड़ी पार्टियां हैं हो सकता है मैनेज कर लें, लेकिन लेफ्ट देखिए जब इलेक्टोरल बॉन्ड आया था तो उसने खारिज किया था, वो कोर्ट में भी गई थी। संसाधन कहाँ से आएंगे पार्टियों के पास, ये सवाल है। और उसके बाद अब जब ये कहा जा रहा है कि बीएलए पूरा सपोर्ट करें, और जो 65 लाख की सूची है, आपको लगता है कि उन 65 लाख लोगों में से ज्यादातर को उनका मताधिकार वापस मिल जाएगा बिहार के चुनाव में? नहीं, ज्यादातर का तो नहीं मिलेगा। मान लीजिए उसमें इन्होंने कहा कि 22 लाख लोग गुजर गए हैं, तो 22 लाख जो चुनाव आयोग के मुताबिक मर गए हैं, तो हम लोगों ने देखा कि काफी सारे लोग मिल रहे हैं जो चुनाव के मुताबिक मृत हैं लेकिन वो जिंदा हैं। लेकिन फिर भी मैं मान सकता हूँ कि 22 लाख में अगर 80% भी उनका आंकड़ा सही हो तो 16, 17, 18 लाख लोग शायद अब इस दुनिया में नहीं है। उनका नाम कटा है तो कोई बात नहीं है, उनके नाम वापस आने का सवाल नहीं आएगा। इसी तरह से मान लीजिए इन्होंने कहा कि 35 लाख लोग परमानेंटली बिहार से बाहर जा चुके। मैं मान सकता हूँ कि हो सकता है 3-4 लाख लोग सच में बाहर अभी पूरे बिहार का पार्ट जो है उसको पूरी तरह से खत्म करके बाहर चले गए, शिफ्ट हो गया है। लेकिन ज्यादातर जो है वो तो माइग्रेंट वर्कर हैं, प्रवासी मजदूर हैं, और उनका वोटिंग राइट जरूर उनको वापस मिलना चाहिए। तो अगर आप 50-50 भी मान लें कि 65 लाख में करीब 30 लाख का आंकड़ा हो सकता है बिल्कुल सही हो, लेकिन 35 लाख लोग हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है और उनका नाम वापस होना चाहिए। हमारी यही कोशिश थी, जहाँ तक हम लोगों तक पहुँच सकते थे हम लोग पहुँचे हैं अपने अपने इलाके में, लेकिन वो बहुत छोटे दायरे में ही। बाकी लोगों ने भी इंडिपेंडेंटली कुछ कंप्लेंट दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि कुछ लोग तो कम से कम वापस आएंगे, लेकिन एक हिस्सा डिसइनफ्रेंचाइज उनको होना ही है। 3 लाख के बारे में इन्होंने कहा कि उनका जो डॉक्यूमेंट जमा हुआ है वो चुनाव आयोग के हिसाब से डॉक्यूमेंट काफ़ी नहीं है या भरोसेमंद नहीं है। 3 लाख लोगों को फिर से उनसे मांगा गया कि आप आ करके बताइए। इससे भी बड़ा खतरा ये है कि अभी जो पर्दे के पीछे काम चल रहा है और फाइनली जो सूची आएगी तो एसआईआर में जिनका नाम था वो सारे लोगों का नाम इसमें रहेगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए जो सूची अब आने वाली है इस पूरे एसआईआर के अंत में, ड्राफ्ट नहीं, जो फाइनल सूची है, उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकते हैं। जबकि चुनाव आयोग ने ये कहा था कि हमने एसआईआर में जिनका नाम है अगर उनका नाम हटेगा तो हम उनको मौका देंगे।
उनको मौका देंगे अपना पक्ष रखने के लिए, लेकिन बड़ा सोचना मुश्किल है क्योंकि 65 लाख को तो आपने मौका दिया नहीं। तो जहाँ 65 लाख लोगों को आपने कोई मौका नहीं दिया, नाम आपने काट दिया सीधा, तो आगे कितने लाख लोगों को सच में मौका मिलेगा ये भी कहना मुश्किल है। इसलिए आशंका तो है डिसएनफ्रेंचाइजमेंट और बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा, ये दोनों की आशंका है, ये दोनों की रिपोर्ट्स हैं और बाकी अब देखना पड़ेगा कि कैसी सूची आती है। मैं इसी पे आने वाला था क्योंकि बिहार में SIR को जो मामला गया, अब जुलाई में गया, आप देखिए, और कोर्ट सुझाव देता रहा शामिल कर लीजिए, और चुनाव आयोग मना करता रहा कि हमारे पास ये अधिकार है, हमारे पास ये है। आपको लगता है कि कोर्ट ने अगर शुरू में ही ये थोड़ा जोर दिया होता, लिखित आदेश दिया होता कि आपको आधार को शामिल करना है, तो क्या ज़्यादा लोगों के पास समय ज़्यादा नहीं होता कि वो अपना नाम शामिल करा लेते? और ख़ास तौर पे आपकी जो पार्टी में जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में गांधी मैदान में ML के लोगों को देखा है, जिस तरीके के तबके के लोग आते हैं, उनके लिए क्या बेहतर नहीं होता कि वो और तैयारी कर पाते नाम जुड़वाने के लिए? नहीं, बिल्कुल। हमें लगता है कि चुनाव आयोग ने भी शायद सुप्रीम कोर्ट ने भी सोचा नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट को लगा होगा कि हमने कह दिया और ये सुझाव काफ़ी है, लेकिन जैसे कहते हैं कि समझदारों के लिए इशारा काफ़ी होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सोचा होगा कि चुनाव आयोग के लिए सुझाव काफ़ी है, लेकिन ये तो ऐसा चुनाव आयोग है जिनको मानना नहीं है। वो तो सुप्रीम कोर्ट को ये बात मेरे ख्याल से जैसी समझ में आई, थोड़ा पहले अगर ये कैटेगरिकल ऑर्डर आ गया होता तो अच्छा होता, लेकिन जो हुआ है इससे भी मेरे ख्याल से बिहार के मतदाताओं को और पूरे देश के मतदाताओं में एक संदेश तो गया, लोग जागरूक हुए, लोगों की बात समझ में आई कि चुनाव आयोग कुछ छुपाना चाहता है, चुनाव आयोग का मंशा क्या है, और ये जागरूकता मेरे ख्याल से जो अनुभव है इसका कोई विकल्प नहीं है। लोगों को अगर सच में अगर वोट चोरी ये पूरे देश में बात चल रही है, पूरे देश में अगर नारा गूंज रहा है कि वोट चोर गद्दी चोर, तो मेरे ख्याल से इसके पीछे लोगों का अनुभव, उनकी समझ, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में भी जो बहस चली और चुनाव आयोग का जो रवैया दिखा, इससे पूरे देश के लोगों को अपना निष्कर्ष निकालने में सहूलियत हुई। अभी ग्राउंड पर क्या चल रहा है बिहार में? अभी देखिए, जो SIR को लेके बिहार में जो आंदोलन खड़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं कि इस आंदोलन से कोई फायदा नहीं हुआ। हमें लगता है कि इस आंदोलन से भी काफ़ी हम लोगों को जीत मिली। कम से कम ये 3 महीने का अभियान है और 3 महीने में 3 बार चुनाव आयोग को पीछे हटना पड़ा। नंबर 1 इनका पहले था कि जुलाई के 25 तारीख तक आपको एन्यूमरेशन फॉर्म भर के देना है, आपको उसके साथ एक फ़ोटो देनी है, उसके साथ आपको डॉक्यूमेंट देने हैं। लेकिन जब बिहार ने कह दिया कि संभव ही नहीं है, असंभव है, और हम लोगों ने कहा कि 2-3 करोड़ लोगों का नाम कटने वाला है, तो चुनाव आयोग को थोड़ा पीछे हटना पड़ा। उन्होंने कहा कि जुलाई में आप सिर्फ एन्यूमरेशन फॉर्म लेंगे। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट चुनाव आयोग ने एक तरीके से बिहार की स्थिति को देखते हुए थोड़ा पीछे हटा। सेकंड, चुनाव आयोग बिल्कुल नहीं चाहता था कि जो टोटल 65 लाख लोगों के नाम जो काटे गए उसकी पूरी सूची और अपने कारणों के साथ मिले। इससे भी मेरे ख्याल से अल्टीमेटली 18 अगस्त सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद चुनाव आयोग को ये मानना पड़ा, सूची देनी पड़ी। इससे कुछ फ़ायदे हुए, क्योंकि आप देखेंगे कि मोदी जी के भाषणों को सुन लीजिए, बीजेपी का प्रचार सुन लीजिए, वो कहते हैं कि पूरा जो SIR चल रहा है वो मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए, और अशुद्धियाँ क्या है, इसमें बड़े पैमाने पर घुसपैठ हो गया है, बड़े बांग्लादेशी आ गए हैं, यहाँ आ गए हैं, वो आ गए हैं। तो ये जो एक पूरे झूठ फैलाया जा रहा था, तो कम से कम जब मतदाता जो 65 लाख लोगों की सूची आई और उनके कारण लोगों को पता चले, उसमें तो एक भी बांग्लादेशी की चर्चा नहीं है, उसमें एक भी नेपाल या म्यांमार के किसी मतदाता के नागरिक की चर्चा नहीं है। एक तो ये जो झूठ का बाजार ये लोग गर्म कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, लेकिन कम से कम लोगों को बात समझ में आ गई ये झूठ बोल रहे हैं। और बाकी हम लोगों ने चेक करना शुरू किया कि जिनको आप डेड बता रहे हैं वो वाकई डेड हैं या जिंदा हैं, तो लोग भी करने लग गए हैं। तो इससे काफ़ी सारे लोगों ने कंप्लेंट भी दिया, सब कुछ हुआ। थर्ड, जो आपने कहा कि आधार, जो अंत में आकर के चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने लिखित कहा और तब जा कर के इनको मानना पड़ा, और ये मैं समझता हूँ कि बिहार के लिए तो ठीक ही है, बल्कि आगे जहाँ भी SIR होगा
कायदे से पूरे देश भर के लिए अब ये लागू होना चाहिए। लेकिन खतरा ये रहता है कि ठीक जैसे सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के चयन को लेकर के एक सुझाव दिया था और मोदी जी ने कानून बना करके उस चुनाव आयोग के सुझाव को पलट दिया है, तो कहीं आधार को रोकने के लिए आगे चल करके कोई कानूनी कदम मोदी सरकार की ओर से अगर उठ जाएगा तब तो बात और है। लेकिन अभी कम से कम बिहार नहीं पूरे देश के ही SIR में मतदाता को एक फ़ायदा ये ज़रूर हुआ कि उनके पास जो सबसे आसान डॉक्यूमेंट है सब लोगों के पास है, वो आधार है और लोग उसको जमा कर पाएंगे। क्या हम इसको ऐसे भी देखें कि सुप्रीम कोर्ट में अभी जो चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव कराने का काम हमारा है, तो क्या वो ये कह रहा है कि कोर्ट उसके काम में दखल दे रहा है? बिल्कुल, उसका तो अर्थ यही निकलता है। हाँ। और बल्कि इसमें सिर्फ इतना नहीं, जो इन्होंने पलट दिया है, जैसे इससे पहले कभी भी मतदाता सूची तय करते समय नागरिकता चेक नहीं किया जाता। इस बार चुनाव आयोग ने कहा कि ये न सिर्फ हमारा अधिकार है बल्कि ये हमारा कर्तव्य है। मतदाता सूची बनाने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि भाई कौन मतदाता नागरिक है और कौन नहीं है। तो ये जो चुनाव आयोग ने, जो चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता है, वो अधिकार एक तरीके से उन्होंने ले लिया अपने लिए। और इस पर अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बताया नहीं। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का सवाल है, हम लोगों ने इसी आधार पर कहा था कि SIR को रोको, SIR की कोई ज़रूरत नहीं है, आप फिजिकल वेरिफिकेशन कर लीजिए, बहुत सघन ढंग से वेरिफिकेशन कर लीजिए। कोई नहीं चाहेगा देश में कि अगर कोई मर गए उनका नाम मतदाता सूची में रह जाए। तो लेकिन ये जो करेक्शन है वो तो फिजिकल वेरिफिकेशन से संभव है। लेकिन ये चुनाव आयोग ने गलत व्याख्या कर दी, या जो प्रवासी मजदूरों का नाम जो काटा जा रहा है वो इस गलत व्याख्या के आधार पर काटा जा रहा है कि ऑर्डिनरीली आप कहाँ रहते हैं। तो ऑर्डिनरीली आप कहाँ रहते हैं, तो मान लीजिए 3 महीना अगर कोई पीरियड है, उस समय BLO आपके घर में जाएगा और आप घर पर नहीं मिले, तो इसका निष्कर्ष तो ये नहीं हो सकता है कि आप यहाँ रहते ही नहीं हैं, आप परमानेंटली कहीं बाहर चले गए, किसी कारण से उस समय जब BLO आया आप उपस्थित नहीं थे। तो आप सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इससे पहले इसकी व्याख्या दी है कि ऑर्डिनरली आप कहाँ रहते हैं, इसका मतलब है ओरिजिनली आप कहाँ के हैं, परमानेंटली आपका घर कहाँ है। तो ये तो बिहार के मजदूरों ने पूरी दुनिया में देखा। कोविड के दौर में जब लॉकडाउन हुआ, लोगों का अब काम नहीं रहा बाहर, वो तो यहाँ तक कि ट्रांसपोर्ट नहीं था, पैदल चल के घर लौटना पड़ा, तब भी लोग घर लौट करके आए। और उसी समय मजदूरों ने बता दिया कि हम कहीं भी काम कर सकते हैं लेकिन घर हमारा बिहार में है, वही गांव है, हम वहीं के रहने वाले हैं। तो ये जो चुनाव आयोग ने दूसरी व्याख्या कर दी इसकी कि अगर 3 महीने के अंदर हम आपके घर गए और आप मिले नहीं, और आप मिले नहीं तो इसका मतलब है कि आप परमानेंटली बाहर रहते हैं, ये बिल्कुल ही एक लॉजिकल भी नहीं है, ये गलत व्याख्या है संविधान की, कानूनों की। लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसा कर दिया। तो मेरे ख्याल से चुनाव आयोग शायद सुप्रीम कोर्ट से ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं आपको मान लेना चाहिए और हमारे काम में दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोर्ट हो, इस देश में एग्जीक्यूटिव हो, चुनाव आयोग हो, जब आप कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोई इंस्टीट्यूशन है, बॉडी है, इसका मतलब सर्वोपरि है कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखने का पूरा अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। और इसीलिए निश्चित तौर पर चुनाव आयोग का तर्क गलत है और सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल देखना चाहिए कि चुनाव आयोग का काम संविधान के जो मूल भावना है उसके मुताबिक। एक सवाल जो है मतलब बार बार उभर के आता है, जैसे भी खबरें आई थी और आप देख रहे होंगे तमाम रिपोर्टर्स कलेक्टिव और लोग कर रहे हैं, राहुल गांधी भी जो खुलासे कर रहे हैं वोटर लिस्ट के आधार पर ही है। आपकी तैयारी कैसे होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि नाम आ रहे हैं ABCDFJ और एड्रेस आ रहा है सस्ती कुछ भी आ रहा है। ये सारी जो अगर उसमें गलतियां होंगी, गड़बड़ियां होंगी, तो पार्टियां इससे कैसे निपटेंगी जब आप कैंपेन मोड में होंगे? इसमें देखिए 2 बात है। एक तो मान लीजिए चुनाव में जो आपके कैंडिडेट होंगे, संभव है कि बहुत टारगेटेड तरीके से ऐसे कुछ लोगों का नाम भी काट दिया जाए जो फाइनल सूची आएगी। अभी लोकसभा में हमारे कॉमरेड राजा राम सिंह काराकाट से सांसद हैं, और एक्सीडेंटली लोकसभा चुनाव से पहले अचानक जब हम लोग चेक कर रहे थे तो हमने देखा कि उनका नाम नहीं था और उनका नाम हम लोगों को अलग से जुड़वाना पड़ा।
तो अभी एक तो कैंडिडेट्स के बारे में भी एक आशंका रहेगी कि जिनको आप कैंडिडेट बनाना चाहते हैं उनका नाम होगा कि नहीं होगा। दूसरा है कि बहुत सारे लोग जो आप कह रहे हैं, बहुत ये बात बिल्कुल सही है, SIR के बाद जो सूची बनी, SIR के पहले के सूची में अगर अशुद्धियाँ थी तो मेरे ख्याल से इसमें और ज़्यादा अशुद्धियाँ, इसमें और ज़्यादा आ रहा है कि वो आप करीब 16 लाख से ज़्यादा ऐसे घर के बारे में बताया गया जहाँ एक एक घर में मिनिमम 10 और 10 से ज़्यादा 50, 100, 150, 200 लोग तक भी हैं। और जबकि चुनाव आयोग का अपना नियम कहता है, प्रोटोकॉल कहता है कि अगर 10 से ज़्यादा कहीं किसी घर में रह रहे हैं लोग तो आपको उसका एक वेरिफिकेशन कर लेना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा संदेहजनक लगता है। तो ऐसा तो बहुत कुछ है जो डाउटफुल दिख रहा है। जो अभी सूची आई है, कितनी सूची आई है कि भाई यूपी के वोटर हैं, बॉर्डरिंग इलाके में नाम उनके बिहार में चढ़ गया है, इसलिए अशुद्धियाँ तो है। अब उसका खामियाजा बिहार को, पूरे देश को भुगतना है। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि क्या ज्ञानेश कुमार की अगुवाई वाला जो चुनाव आयोग है, चूँकि गठबंधन के साथियों के साथ अभी हाल फिलहाल आपने जो मीटिंग्स की होंगी, रैली और यात्रा में भी थे आप लोग, आपको लगता है कि इनकी अगुवाई वाले चुनाव आयोग के साथ अगर हम चुनाव में जाते हैं, वो चुनाव कराएंगे ही, तो आपको नुकसान हो सकता है? नहीं, अभी तो हमें लगा कि ये जो चुनाव आयोग का पूरे SIR की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया में आम मतदाता, उनके मताधिकार पर सवाल खड़ा हो गया। तो जाहिर सी बात है कि अगर एक वोटर के वोटिंग राइट खतरे में हो तो पॉलिटिकल पार्टीज को तो वोटर से ही मतलब है, उनके वोट से मतलब है, तो निश्चित तौर पर पार्टियों को भी नुकसान होगा। लेकिन हमने जो वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी, हम यहाँ से नहीं शुरू कर रहे थे कि वोटर किस पार्टी के वोटर हैं। वोटर आज़ाद हैं, वो हमारे भी वोटर हो सकते हैं, वो BJP को भी वोट कर सकते हैं, नोटा को भी वोट कर सकते हैं। तो हमने ये देखा नहीं, इसलिए पार्टियों का नुकसान होगा, कितना होगा, वो मेरे लिए सेकेंडरी पॉइंट है। प्राइमरी पॉइंट है कि लोकतंत्र का कितना नुकसान हो रहा है, इस देश के आम वोटर, उनकी वोटिंग राइट कितने सुरक्षित है। और जाहिर सी बात है कि ऐसा चुनाव आयोग जो ज्ञानेश कुमार जी हो या कोई और कुमार जी हो, अगर ये कानून जब तक रहेगा कि चुनाव आयोग का चयन केंद्र सरकार कर रही है, 3 लोगों की कमेटी है, उसमें 2 लोग सरकार के हैं, और इसीलिए हम लोग जब गणेश कुमार जी से पूरे चुनाव आयोग से मिलने गए थे SIR के बाद, उन्होंने एक बात कह दी कि नया आयोग है। तो नया आयोग सुन करके हम लोगों को लगा कि भाई कैसी बात कर रहे हैं, क्योंकि आयोग तो पर एक तरीके से इन परपिचुइटी एक कंटिन्यूअस एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लेकिन फिर हमको लगा कि एक लिहाज से वो बात ठीक कर रहे हैं, क्योंकि ये जो नया कानून बना, उस कानून के तहत चुना गया ये पहला चुनाव आयोग है। और शायद इसी कानून के वजह से चुनाव आयोग कब लगने लगा है कि राहुल गांधी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दीजिए, पार्टीज को बोलने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ जिसने हमें अपॉइंट किया है सिर्फ उस सरकार की बात सुननी है। तो ये जो पक्षपात चुनाव आयोग का वो बिल्ट इन एक बन गया है, और इसमें साफ दिख रहा है कि जब तक ये कानून रहेगा तब तक इस देश में चुनाव आयोग पर भरोसा करना मुश्किल है। अगर ये टीम बदल भी जाए तब भी, क्योंकि इसी तरीके से ये चुनाव आयोग का बर्ताव रहेगा। तो मेरे ख्याल से कानून को भी बदलना पड़ेगा, और चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता है, उसकी ईमानदारी, उसकी निष्पक्षता, उसकी पारदर्शिता, इस पर कहीं कोई संदेह की गुंजाइश छोड़नी नहीं चाहिए। ये साफ होना चाहिए कि भाई चुनाव आयोग बिल्कुल संदेह से ऊपर होना चाहिए। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के काम की ऑडिटिंग भी होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, हमें लगता है कि एक तरह से हम तो सोच रहे थे कि कोई सिटीजन्स कमीशन बन जाए, जो कमीशन पूरे नजर रखे। एक तरह से अनौपचारिक ढंग से तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन अब सिविल सोसाइटी को, लोगों को ये काम करना पड़ेगा। लोग कर रहे हैं, SIR का कितने लोग जायजा ले रहे हैं नीचे, हालांकि उनको रोकने की कोशिश हुई। अजीत अंजुम वीडियो बना करके दिखा रहे थे कि कैसा फर्जीवाड़ा चल रहा था उनके ऊपर, SIR के चक्कर में FIR हो गया उनके ऊपर। तो ये सब तो कोशिश है कि लोगों को रोकने की कोशिश हो रही है, लेकिन फिर भी एक डेमोक्रेसी में तो अल्टीमेटली जो कहा जाता है कि इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। तो विजिलेंस तो जरूरी है, मास विजिलेंस, पब्लिक एक तरीके से निगरानी बिल्कुल जरूरी है। अभी आप देखिए कि राहुल गांधी जो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अभी
उन्होंने किया। तो महाराष्ट्र की भी कुछ सीटें आ रही हैं, आप कर्नाटक की 2 सीटें हो गई हैं, महादेवपुरा हो गई, आप अलंग को देखिए, और अखिलेश यादव की भी शिकायतें हैं बिहार में हम देख ही रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि परंजगवा ठाकुरता के साथ एक इंटरव्यू में जो है पूर्व IAS रिटायर्ड अधिकारी हैं अफजल अमानुल्ला, उन्होंने भी कुछ आरोप लगाए थे, मुझे वो भी याद है। अशोक लवासा, SY कुरैशी और तमाम लोग बोल रहे हैं। और ज्ञानेश कुमार की जो PC थी, जिस तरीके से वो विपक्ष के साथ व्यवहार कर रहे हैं, आपको लगता है कि जब बिहार चुनाव होगा, चुनाव के दौरान वो आपकी बात सुनेंगे? अभी तक तो नहीं लग रहा है, बिल्कुल ही चुनाव तो किन्हीं की बात नहीं सुन रहे हैं। और इससे पहले भी, बिहार चुनाव से पहले भी, जैसे मान लीजिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, लेवल प्लेइंग फील्ड है, ये तो चुनाव आयोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोड ऑफ कंडक्ट सब पर लागू हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो। और उसमें एक बार भी इनके पहले जो थे, शायद उनका नाम क्या था, राजीव कुमार जी के समय में भी हम लोगों ने देखा कि कोड ऑफ कंडक्ट का जो उल्लंघन है, खुलेआम हेट स्पीच, और उस पर जब बातें हुई तो उन्होंने नड्डा साहब को एक अलग से लिख दिया कि भाई आपकी पार्टी की कोई स्टार कैंपेनर ऐसी बात ना करे, जबकि खुलेआम कौन कर रहे थे? मोदी जी कर रहे थे, अमित शाह कर रहे थे। तो जरा आप सोचिए कि वो जमाना कैसा था जब इमरजेंसी से पहले इंदिरा गांधी के बारे में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया था, वो भी इलेक्शन पिटीशन ही था कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग। और आज तो दुरुपयोग तो वही उपयोग बन गया है। तो इसलिए आज के डेट में तो ना कोई कोर्ट से उम्मीद कर रहा है, ना कोई चुनाव आयोग से उम्मीद कर रहा है। जिस तरह का बन गया है, ये तो बहुत खराब है स्थिति देश की। आपने अभी एक बड़ी बात कही, कोर्ट से उम्मीद नहीं कर रहा है लोग। अभी आप देखिए, जो राहुल गांधी की दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद बीजेपी ने और तमाम जो उनका एक इकोसिस्टम है, उसने क्वेश्चन किया। राहुल गांधी ने कहा कि मेरा काम कोर्ट जाने का, मतलब उन्होंने कोर्ट का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा मेरा काम ये नहीं है, मेरा काम लोकतंत्र में पार्टिसिपेट करने का है। और उसको वायरल करके कहा जा रहा है कि राहुल गांधी कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि अब किसी को कोर्ट से उम्मीद नहीं है। कोर्ट में भी जैसे आपने कहा ना कि आधार को लेके, अब कोर्ट अगर शुरू में ही कह देते, या SIR के बारे में जो अभी सब कुछ हो जाने के बाद कोर्ट ने कहा कि अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, गलत होगा तो हम अभी भी रोक लगाएंगे, लेकिन आपने सब कुछ होने दिया, और एक बार नहीं 2 बार कहा गया। तो इसलिए बातें तो हैं। अब इलेक्टोरल बॉन्ड को देख लीजिए, सब कुछ हो जाने दिया गया, आखिर में जाकर के कोर्ट ने कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। तो हो सकता है कि इस बार भी SIR के बारे में वो टिप्पणी कोर्ट से नहीं हमको मिलेगी, लेकिन आगे चल करके पता चलेगा कि पूरा का पूरा SIR जो है एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज है। इसीलिए देर से तो कभी कभी तो कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो अगर जस्टिस में इतना डिले होगा, इसमें इतना एक तरीके से एम्बिग्विटी हो, तो वो तो जस्टिस को कमजोर करता है। लेकिन फिर भी अब डेमोक्रेसी है, तो आपको तो कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा रखना है, और निश्चित तौर पर ये जो बॉडीज है इस देश में, सुप्रीम कोर्ट है, तो कोर्ट पर भी भरोसा रखना होगा। इसीलिए क्योंकि आपके पास इसका कोई विकल्प नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जनता सब, हम समझते हैं कि जनता सर्वोपरि है, जनता को देखना है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, जहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन आया, कॉन्स्टिट्यूशन तो किसी और ने बना के नहीं दिया। इसीलिए अल्टीमेटली लोग सब कुछ देख रहे हैं, और जनता जागरूक हो, और चाहे जनता की निगरानी पूरी डेमोक्रेसी में बढ़े, तभी डेमोक्रेसी सुरक्षित रहेगी। क्या आप चाहते हैं कि बिहार चुनाव से पहले ज्ञानेश कुमार नैतिकता के तौर पर हट जाएं, इस्तीफा दे दें? पता नहीं, यहाँ तो वो नैतिकता इस देश में अब बची है कि नहीं बची है। इस्तीफा दे चाहे ना दे, हमें तो लगता है कि जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उन सवालों का जवाब तो दे। किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। जो राहुल गांधी के 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं, फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में फर्जी वोटर के एडिशन के बारे में था, इस बार डिलीशन के बारे में। और राहुल गांधी ने ये नहीं कहा कि डिलीट हो गया था नाम, लेकिन डिलीट करने की कोशिश हो रही है, और बिल्कुल ऐसी कोशिश हम लोगों को आरा में दिखाई पड़ी। हम लोग अभी जब जायजा ले रहे हैं, हम देख रहे हैं वहाँ BLA से लेके पूरा MLA, पूरा तंत्र लगा हुआ है कि कैसे वोटर लिस्ट से लोगों के नाम बाहर कर दिए। ये तो कोशिश जो हो रही है, तो चुनाव आयोग कम से कम जवाब तो दे, इस्तीफा दे ना दे, लेकिन जब है तो संविधान के मुताबिक काम तो करे। इस बीच तेजस्वी यादव ने यात्रा की, आप लोगों को निमंत्रण मिला था या उनका अपना? नहीं, उनकी अपनी पार्टी का प्रोग्राम है। अच्छा।
अगर हम माले की राजनीति को देखें, थोड़ा सा उस पर हम बात कर लेते हैं, तो दलित, अति पिछड़ों और तमाम माइनॉरिटी के साथ, निचले तबके के हाशिए के लोगों के साथ आप काम करते हैं और आपको लाभ भी मिला है। 2015 के बाद की जो बिहार की सियासत है उसमें देखें किस तरीके से गठबंधन में भी आपको 19 सीटें पिछली बार मिली, इस बार आपका दावा ज़्यादा का है। मेरा सवाल ये है कि CPI, CPM और आपकी राजनीति में अंतर कैसे है बिहार में ही और उसके बाहर भी? अब देखिए, अंतर के बारे में तो अभी कहना बड़ा मुश्किल है। हम तो इसी तरह से मानते हैं कि देश में ऐतिहासिक कारणों से पहले तो एक ही कम्युनिस्ट पार्टी थी, एक ही आंदोलन था, आज भी एक ही आंदोलन है, लेकिन उसकी अलग अलग धाराएं सामने आई हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी विविधता है, और जैसे विविधता में एकता हम देश के लिए कहते हैं, तो हम कम्युनिस्ट आंदोलन के लिए भी कहेंगे कि विविधता है, उससे कोई नुकसान नहीं है, और काम हो, सब लोग मिलके काम करें, हम लोग एक साथ मिलके लड़ें। और हमने जो काम करने की कोशिश की, तो 50 साल से हम लोग चुनाव तो लड़ रहे हैं, लगभग 89 से हम लोगों ने लड़ना शुरू किया। तो चुनाव का हमारा जो इतिहास है वो 35 साल का है, और चुनाव नहीं लड़ने का वो भी एक लंबा समय हम लोग का शुरू का था, 70 के दशक से करीब 20 साल का। तो हमें लगता है कि हम लोगों ने जो काम किया है, हमने जो आज भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं, चुनाव हो या दूसरे तरीके से, वो है कि गरीबों के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को राजनीति के केंद्र में लाना, वो एजेंडा बने। जैसे अब मिसाल के तौर पर एक भूमि सुधार आयोग बना था। आयोग ने कहा कि कम से कम 21 लाख एकड़ जमीन उपलब्ध है बिहार में, और कोई भी सरकार के पास राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो हम बिहार के 20 लाख जो भूमिहीन परिवार हैं, ये 2007 की या 6 की रिपोर्ट है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, कि सभी परिवार को हम 1-1 एकड़ जमीन दे सकते हैं। नीतीश जी ने आयोग की रिपोर्ट को तो खारिज कर दिया, ठंडे बस्ते में डाला, लेकिन तब भी उन्होंने कहा कि चलो ठीक है हम देंगे। पहले 40 डिसमिल जमीन देने की बात हुई, 20 डिसमिल की बात हुई, अंत आते आते 10 डिसमिल, 5 डिसमिल की भी बात हुई। लेकिन जब जब हमने इस पर सवाल खड़ा किया विधानसभा में, नीतीश जी कहते थे कि हम जमीन है नहीं, आसमान से जमीन लाएंगे क्या। और आज वही नीतीश कुमार, तो गरीब को 5 डिसमिल जमीन देना है तो आप कहते हैं कि आसमान से जमीन लाएंगे। और अभी पीरपैंती में 1050 एकड़ जमीन, उसमें 10 लाख पेड़, उस सब कुछ के साथ सिर्फ 1 रुपए के सालाना लीज पर आप अदानी को दे रहे हैं। तो गरीब को 5 डिसमिल देने के लिए आपके पास जमीन नहीं है, तो आप कहते हैं कि जमीन कहाँ से ढूंढ के लाएंगे, जमीन क्या आसमान से लाएंगे। और अदानी को देने के लिए आपके पास जमीन ही जमीन है, आप कहीं से भी छीन करके जमीन दे देते हैं। तो ये जो मुद्दे हैं बिहार के, इतना बड़ा अन्याय है। जिस तरीके से बिहार में हर रोज दलित उत्पीड़न की घटनाएं हैं। अभी एक जहानाबाद में एक सब्जी फरोश, एक मोहसिन आलम, उनकी हत्या हो गई। तो ये जो हत्याएं हो रही हैं, एक दलित लड़की आपके मुजफ्फरपुर जिले में, उसके साथ बलात्कार, मुजफ्फरपुर में उसका इलाज नहीं हुआ, पटना तक लाना पड़ा, पटना में PMCH में उसको एक बेड नहीं मिला, और बस ऐसी तड़पते हुए बाहर उसकी मौत हो गई। तो ये जो मुद्दे हैं बिहार के जेनुइन, तो इसको हम चाहते हैं कि ये राजनीति का मेन एजेंडा बने, चुनाव का मेन एजेंडा बने। तो हमारी पूरी कोशिश इसी को लेकर के है कि चाहे हम चुनाव में भी चुनाव की बात करें या चुनाव के बाद जन आंदोलन की बात करें, तो जन आंदोलन इन्हीं मुद्दों पर केंद्रित हो। ये हमारी कोशिश है, और इसी कोशिश से माले की पहचान बनी है, माले को ताकत मिली है। लेकिन सरकार में बिना शामिल हुए कैसे, सिर्फ जन आंदोलनों से होगा, या फिर अगर सरकार बनती है तो आप शामिल होंगे? हो सकते हैं, हमने ऐसा कोई, हमारी कोई पॉलिसी नहीं है कि हम कभी भी सरकार में शामिल नहीं होंगे। पिछले बार जब नीतीश कुमार बीच में हम लोगों के साथ आए थे, और कुछ लोगों ने सुझाव दिया था कि इस सरकार में माले को भी शामिल हो जाना चाहिए, और बल्कि एक बिहार की शिक्षा चौपट है, शिक्षा मंत्रालय अगर मिले तो मनोज मंजी जो अच्छा काम कर रहे हैं भोजपुर में, सड़क पे स्कूल आंदोलन, तो आप बेहतर काम कर पाएंगे। तो हमें एक तो डाउट था कि नीतीश जी कब तक रहेंगे, नहीं रहेंगे, ये सरकार चलेगी नहीं चलेगी। तो हमने कहा कि अभी फिलहाल हम सरकार में जाने की बात नहीं सोच रहे हैं, और
अल्टीमेटली हमने क्या देखा? अल्टीमेटली देखा नीतीश कुमार उस तरफ चले गए और मनोज मंजिल जी इतना अच्छा काम कर रहे थे अभी यहाँ के हमारे दलित विधायक, और उनको फर्जी मुकदमे में फंसा करके उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई। आज वहाँ बाई इलेक्शन में हमारे दूसरे साथी वहाँ से जीते हैं, श्री प्रकाश रंजन। तो आप देख लीजिए कि ये जो स्थिति है बिहार में, अब इस स्थिति के चलते अभी फिलहाल हम सरकार के बारे में नहीं सोच रहे थे, लेकिन अगर हमारी संख्या कुछ बढ़े और हमें निर्णायक बहुमत मिले, निश्चित तौर पर अगर काम करने का मौका मिलेगा, तो हमारी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि हम कभी भी सरकार में नहीं जाएंगे। क्योंकि आपने जमीन और भूमिहीनों की बात की, मेरे दिमाग में हमेशा एक सवाल आता है जब भी बिहार की बात होती है विकास की। आप देखिए कि बिहार लगभग वैसे ही बहुत कुछ बदला नहीं है, हाईवे बन गए हैं, वो दिखते हैं थोड़े से, लेकिन इसके उलट अगर देखें तो गरीबों की जो लाइफ स्टाइल है, उनकी जो परचेजिंग पावर है, उसमें कोई खास इजाफा नहीं हो रहा है। जो सर्वे हुआ, सर्वे ने तो बता दिया। हाँ, मैं सवाल मेरा ये है कि क्या आप ये मानते हैं कि बिहार के संसाधनों पर बिहार के सवर्णों का कब्जा है, इस वजह से भी बिहार पिछड़ा है? उसको हम सिर्फ एक कास्ट के आधार पर नहीं कहेंगे। देखिए, सामंती ताकतें हैं और कुल मिलाकर के उसके चलते बिहार में ना तो औद्योगिक विकास हुआ, ना एक तरह का अब राज्य मशीनरी भी जो है उसने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई कभी। तो कुल मिलाकर के एक ऐसा सिस्टम बन गया है जो रंगदारी पर, पैरवी पर, इसी पर आधारित है। उसी तरीके से सरकार काम नहीं करती और लोग भी लगभग मान लिए हैं। और ये आज की बात नहीं है, अंग्रेजों के ज़माने से बिहार को बना दिया गया कि लेबर एक्सपोर्टिंग लेबोरेटरी है। आप गिरमिटिया मजदूरों के ज़माने को याद करिए, ये उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल और यहाँ पूरे बिहार, यहीं से लोग जाते रहे, पूरे जहाज में भर करके लोगों को यहाँ से भेजा गया और यही जा करके यहाँ से लेकर वेस्ट इंडीज तक वो पूरे बाहर काम करते रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये जो बिहार को लेबर एक्सपोर्टिंग जोन के रूप में रखा गया, ये एक तरह का एक परियोजना है, क्योंकि इससे क्या है कि सस्ता श्रम पूरे हिंदुस्तान को मिल जाता है। बिहार में मजदूरी कम है और ये सस्ता श्रम पूरे मिल जाता है, इससे पूरे देश में मजदूरी कम मिलती है, क्योंकि हमेशा सस्ता श्रम आपके पास उपलब्ध है। तो हमें लगता है कि बिहार को पिछड़ा बनाए रखना, लेबर एक्सपोर्ट जोन के रूप में उसका इस्तेमाल करना, ये एक तरीके से एक अनरिटन कंसेंसस है इसको लेकर के। इससे बिहार के अंदर के सामंती ताकतों की बात नहीं है। जो तथाकथित भारत में डेवलपमेंट का पैराडाइम है, उसी पैराडाइम में ये बिहार का स्पेशलाइजेशन कि यहीं से हमको सस्ता श्रम पूरे देश में भेजते रहना है, इसको बना के रखा गया। लेकिन इसको किसने तय किया? ये किसने? जो मुख्यमंत्री हैं जो 20 साल से बने हुए हैं, वो इधर उधर होते रहते हैं, आप लोग भी उनके साथ संपर्क में रहे होंगे, तेजस्वी यादव भी रहे होंगे, डिप्टी सीएम तो रहे ही, भले उनके पास उतना समय नहीं रहा, लेकिन नीतीश कुमार की क्या प्रायोरिटी यही थी कि सुशासन के नाम पर सस्ता श्रम, लेबर फैक्ट्री बिहार को बनाए रखो? क्योंकि रोजगार की बात कभी नहीं किया। हाँ। अब देख लीजिए, नीतीश जी शुरू में एक बात जरूर करते थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। हम लोग उसका समर्थन दिए थे कि बिहार ऐतिहासिक रूप से पिछड़ा है। ऊपर से झारखंड अलग हो गया। झारखंड अलग होने का मतलब है कि आपके पास जो भी एक तरीके से औद्योगिक थे रास्ते, वो बंद हो गए। काफ़ी कुछ वो सारे खदान झारखंड में चले गए। तो निश्चित तौर पर हम लोगों को लगा था कि बिहार के लिए एक विशेष राज्य का दर्जा अगर मिलता, कि बिहार विशेष राज्य का दर्जा मिलने का मतलब होता कि आपको 90% अनुदान होगा और 10% आपको लोन मिलेगा। लेकिन जब वो विशेष राज्य का दर्जा लेने का समय आया, डबल इंजन की सरकार बनी, तो नीतीश जी ने मांग ही छोड़ दी। और अब उसके बाद बात हुई कि विशेष पैकेज, और जब जब विशेष पैकेज की भी बात होती है, उस पैकेज में आप देखेंगे यही बात होगी कि हवाई अड्डा बनेगा, पटना के लिए नया टर्मिनल बना, मेट्रो का होगा, कुछ 2-4 हवाई अड्डे बन जाएंगे, कुछ बाईपास हो जाएगा, लेकिन उसमें कहीं भी रोजगार मतलब सुरक्षित रोजगार, सम्मानजनक जीने लायक वेतन, ये बात कभी भी ना केंद्र सरकार की ओर से ना बिहार सरकार की ओर से ये बातें होती ही नहीं है। इसीलिए हम लोग को लगा कि ऐसा तो नहीं है कि नीतीश जी बेखबर है। ये डेवलपमेंट का ऐसा मॉडल एक परिभाषित किया गया जहां गरीब कायम है, जहां ये बेरोजगारी और नौजवानों का जो अधिकार है सुरक्षित, इसके लिए
वो गायब है। और ये बिहार नहीं, आज तो पूरे देश के पैमाने पर हो रहा है। अभी आपका जो अग्निवीर योजना आई कि 4 साल में रिटायर होकर के घर लौट के आइए, आपको रहना ही नहीं है। ये जो पेंशन स्कीम आप देख लीजिए, वो वहाँ तो पेंशन ना देना पड़े इसीलिए अग्निवीर बना दिया गया। और आज जो न्यू पेंशन स्कीम है तो सारे लोग, उनके पास कोई सामाजिक सुरक्षा भी नहीं होगी। तो ये तो पूरे देश के मजदूर कर्मचारियों के साथ ऐसा हो रहा है। बिहार में थोड़ा ज़्यादा है और बहुत कंसंट्रेटेड ढंग से है, इसीलिए बिहार के हम लोग बात ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन अब पूरे देश में ही मजदूरों कर्मचारियों के साथ, नौजवानों के साथ ही अन्याय हो रहा है। नीतीश जी की बात हुई, वो अभी जंगल राज की बात कर रहे हैं। आपने बताया क्या क्या हो रहा है पटना में और बिहार में क्या हो रहा है। आपको लगता है कि अब ये मुद्दा है या फिर मीडिया जो नैरेटिव गढ़ता है बस वो जिंदा रखता है उसी में, या आपको लगता है कि जब आप लोग जाते हैं जनता के बीच में तो आपको लगता है कि मुद्दा क्या है? हम ये कह रहे हैं कि देखिए, जंगल राज किस लिए आया था कि भाई अपराध, लोगों को न्याय नहीं मिले, असुरक्षा हो, अपराधियों को एक तरीके से संरक्षण मिले, तब लोग जंगल राज की बात करते हैं। तो हमें लगता है कि अब ये जो आइडिया है कि जंगल राज बोल दीजिए तो लोग अतीत की ओर देखेंगे। आज लोग कह रहे हैं कि जंगल राज अगर किसी जमाने में कभी था जिसको जंगल राज कहा गया था, तो आज क्या है? आज महाजंगल राज है। अब कुछ लोग ये लगता है कि भ्रष्टाचार की चर्चा करेंगे तो भ्रष्टाचार शायद चारा घोटाले के बाद या बोफर्स घोटाले के बाद रुक गया है। आज तो लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी शिष्टाचार है। आज तो सीएजी की रिपोर्ट आ रही है कि 70,000 करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा है। तो आज तो भ्रष्टाचार सब लोग बिहार में कहेंगे कि पुराने किसी भी समय की तुलना में आज ज्यादा भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार चरम पर है, अपराध चरम पर है और अपराधी, पुलिस, अधिकारी, इनके बीच में ऐसा साठगांठ बन गया है कि लग रहा है कि बिहार में अपराधियों का राज चल रहा है। इसीलिए ये जो नैरेटिव कुछ लोग सोचते हैं कि हम अतीत की बात करते रहेंगे, लोग अतीत में जीते नहीं है, लोग वर्तमान में जीते हैं। अतीत लोगों को कुछ याद भी रहता है, लेकिन आज के जो बिहार के बच्चे हैं, नई पीढ़ी है, उन्होंने तो, उनको अगर कह दीजिए कि भाई 70 में ऐसा था, 80 के दशक में, नेहरू के ज़माने में ऐसा था, लालू जी के शुरुआती दिनों में ऐसा था, उन्होंने तो सब देखा ही नहीं। वो जो देख रहा है वो तो कह रहा है कि मैं 20 साल से आप ही को देख रहा है और आप ही से हम पूछ रहे हैं, तो आप अपना जवाब दीजिए। 20 साल से नीतीश कुमार को देख रहे हैं, 11 साल से मोदी जी को देख रहे हैं, तो मोदी जी जवाब दे, नीतीश जी जवाब दे। और इसीलिए हमें नहीं लगता है कि पुरानी बात जो लोग कर रहे हैं उससे कोई बात बदलने वाली नहीं है। बिहार का एजेंडा सेट है और लोग उग चुके हैं, लोग इसीलिए बदलाव की बात कर रहे हैं। आखिरी के कुछ सवाल ले लेते हैं। जैसे कि अभी 2 गठबंधन थे, भाजपा प्लस गठबंधन और एक महागठबंधन। आपको लगता है कि ये चुनाव बिहार में दो तरफा होगा, 2 पार्टियों, 2 गठबंधन के बीच मेन तौर पर होगा, या तीसरी ताकत के तौर पर प्रशांत किशोर, ओवैसी और या तो कोई थर्ड फ्रंट बन सकता है? मेरे ख्याल से एसेंशियली तो बाइपोलर है चुनाव। लेकिन ये जरूर है कि प्रशांत किशोर के पास बहुत संसाधन है और काफी मेहनत भी कर रहे हैं। ये संसाधन कहाँ से आ रहे हैं? अब ये तो सवाल है, तो पूरा बिहार पूछ रहा है, पूरा हिंदुस्तान पूछ रहा है ये संसाधन आ कहाँ से रहा है। एक पार्टी जो कल अभी बनी है, उस पार्टी के पास हमें तो लगता है कि ऐसा संसाधन का डिस्प्ले है, प्रदर्शनी लगी हुई है बिल्कुल, और वो जो प्रदर्शित कर रहे हैं, लगता है भाजपा के बाद सबसे संसाधन के मामले में धनी पार्टी प्रशांत किशोर जी दिख रहे हैं वहाँ। तो ये जो है, इसलिए 243 उम्मीदवार भी खड़ा करेंगे। बहुत सारे पार्टियों से जो टिकट जिनको नहीं मिलेगा, जो नाराज लोग होंगे, वो चले जाएंगे उन्हीं के पास। और इसीलिए वैसे लोग जहाँ जहाँ प्रशांत किशोर को मिल जाएंगे, वहाँ हो सकता है कुछ वोट भी उनको मिले। तो इसलिए लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये जो चुनाव है, सरकार को बदलने वाला चुनाव है। इसलिए 20 साल से जो सरकार है, जो अभी एक तरीके से अपने आखिरी दौर में है, और जो नई सरकार जो बनने वाली है, जिस दिशा में बिहार ने 2020 में ही इशारा कर दिया कि हमें सरकार को बदलना है। अब ये अलग बात है कि कुछ सीटों के चलते, कुछ वोट के चलते वो बदलाव का काम पूरा नहीं हो पाया, लेकिन एजेंडा सेट था, और वही जो एजेंडा सेट था वही एजेंडा इस बार पूरा होगा। और उसमें कोई तीसरी ताकत, कोई तीसरा मोर्चा मुझे दिखाई देगा। एक अदृश्य तीसरी ताकत है। 2015 के बाद से बिहार बदलाव चाहता है, आपने देखा होगा, और बाद में आपने देखा होगा कि वही व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा रहता है। वो ताकत जो है, मतलब साथी बदल जाते हैं, कुर्सी पर बैठा व्यक्ति नहीं बदलता है।
इससे निपटने के लिए आप लोगों के पास क्या है? लगता है कि जनता में इतनी नाराजगी है कि अब वो मुख्यमंत्री को नहीं, कह देगी कि देखिए नीतीश जी भी, देखिए हम तो देखिए राजनीति में बदलाव ही नियम है। राजनीति में क्या, पूरी दुनिया में, लेकिन कंट्रोल तो नीतीश जी कर रहे हैं। वही हम कह रहे हैं, प्रकृति में। तो आज के नीतीश जी 10 साल पहले के नीतीश जी नहीं है। आज के नीतीश जी बिल्कुल थके हुए। आज के नीतीश जी कब क्या बोल देंगे, कब क्या कर बैठेंगे, कोई ठिकाना नहीं है। लोग परेशान हैं, लोग चिंतित है भाई नीतीश कुमार को क्या हो गया है। और लोगों को साफ दिख रहा है कि आज का ना जदयू पुराना जदयू है, उसका भी भाजपाकरण हो चुका है। नीतीश जी के दाएं बाएं आगे पीछे जो लोग हैं वही लोग चला रहे हैं। कुछ अधिकारी हैं, कुछ मंत्री हैं, और बेसिकली मोदी जी की सरकार चल रही है। इसलिए वो जो नीतीश कुमार जी के नाम पर लोग जो सोचते थे कि एक तरीके से नीतीश कुमार है बिहार में, है ना, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, वो तो बिल्कुल अब नहीं है। सारे लोग नाराज हैं। नीतीश जी को भी मालूम है कि महिलाएं इस कदर नाराज हैं, जो सारी घोषणाएं हो रही है चुनाव से ठीक पहले कि वो नाराजगी कुछ कम करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उससे कोई नाराजगी कम होने वाली है। लेकिन अब पैसे की ताकत को कम करके आंक नहीं सकते। महाराष्ट्र में आपने देखा कैसे 3-3 महीने का पैसा एक ही बार डाल करके उससे कितना हुआ और ये वोट चोरी से कितना हुआ तो आगे चल के पता चलेगा। ये दोनों ही मॉडल जो महाराष्ट्र में हुआ था वो बिहार में चल रहा है। वो वोट चोरी का काम भी चल रहा है, और वो जो पैसे दे करके लास्ट मोमेंट पे ये सब करने की कोशिश है वो काम भी चल रहा है। लेकिन फर्क यह है कि बिहार ने महाराष्ट्र से सीखा है। बिहार सजग है, आंदोलन का प्रदेश है, और चाहे हर मुद्दे पर, यहाँ तक कि ये जो अभी आपने 400 रुपए के पेंशन को 1100 किया, जबकि 3000 पेंशन के लिए बिहार लड़ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि 1100 पेंशन जो दे दिया तो लोग कह देंगे भाई बहुत खूब, 1100 के लिए नीतीश जी को वोट दे दो? ये जो हमारे रसोईया बहनें इतने दिनों से लड़ रही है, सबसे कम रसोईया को पैसा बिहार में मिलता है। 1650 रुपये मिलते थे साल में 10 महीने के लिए, और जबकि स्कीम 2000 मेरे ख्याल से 1-2 से स्कीम चल रही है। वो स्वरोजगार के नाम पर 10,000 एक मुश्त दे रहे हैं। 10,000 जो एक मुश्त दे रहे हैं, जो आधा सच है। पूरा सच ये है कि इस समय पूरे बिहार की महिलाएं कर्ज में डूबी हुई है। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का इतना जुल्म है कि महिलाओं को घर छोड़ के भागना पड़ रहा है, फरार होना पड़ रहा है। तो इसलिए वो जो पैसे आ रहे हैं वो महिलाओं को नहीं मिलने वाले हैं। 10,000 जैसे ही आने वाले हैं वो माइक्रो फाइनेंस कंपनी के दलाल, वो रंगदार, वो पूरे वसूली अभियान शुरू हो जाएगा पूरे बिहार में जो चल रहा है। तो मेरे ख्याल से लोगों के सामने साफ है कि नीतीश जी ने कहा था कि हम 2 लाख देंगे गरीबों को, तो देने वाले थे आप 94.5 लाख परिवार को 2-2 लाख करके। 2 लाख देने के बजाय में दिया नहीं। अब चुनाव के समय पैसा बचा के कुछ रखे थे, और अभी 10,000 आप कह रहे हैं देंगे। और इधर हम लोगों ने जो कहा है कि इंडिया गठबंधन का जो झारखंड में चल रहा है 2,500 रुपये प्रति माह, ये 10,000 तो खत्म हो जाएगा, और वो 2,500 जो प्रति माह है 5 साल के हिसाब लगाइए तो 1.5 लाख है। तो 10,000 बनाम 1.5 लाख, 2 लाख देना था, वो 2 लाख आपने दिया नहीं, उसके एवज में आप 10,000 दे रहे हैं कुछ लोगों को। और हमारा योजना है कि 2 लाख को भी पूरा करेंगे, और ये 1.5 लाख महिलाओं के लिए हम लोग करेंगे। तो 3.5 लाख बनाम 10,000, ये महिलाओं के सामने बिहार में सवाल है। बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया और काफ़ी अच्छी बातचीत रही। बिहार के मुद्दों पर हमने एक विस्तृत बातचीत की, और मुझे लगता है कि आपकी समझ में काफ़ी इजाफा हुआ होगा कि आगे की लड़ाई महागठबंधन बिहार में कैसे लड़ेगा। बिहार की राजनीति के स्तंभ दीपांकर भट्टाचार्य जी के साथ ये अगर बातचीत आपको पसंद आई तो इसे शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। आप सबका शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।